हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन घटते बढ़ते अनुपात के नियम की 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। उसको हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया था और लास्ट में हमने समझा था कि एक उत्पादक या एक फर्म को इन 3 स्टेजेस में से कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहिए। तो हमने समझा था कि एक उत्पादक या फर्म को सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करने से प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, उत्पादन अधिकतम होता है। और थर्ड स्टेज में अगर एक उत्पादक जाता है तो थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन करने से टोटल प्रोडक्शन पहले से भी कम हो जाता है। तो एक उत्पादक ने अगर ये निर्णय लेना है कि वो कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन करे, तो उसे सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहिए, उसे थर्ड स्टेज में नहीं जाना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम है, इस नियम के लागू होने के क्या कारण हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लागू होने के कारण में पहला कारण आता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की अविभाज्यता। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन घटते बढ़ते अनुपात का नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि जिन उत्पादन के साधनों की सहायता से हम उत्पादन करते हैं, उसमें एक साधन हमारा क्या होता है, उत्पादन का एक साधन फिक्स होता है। उस फिक्स फैक्टर के साथ हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं। जैसे हमने लैंड ले लिया, लैंड फिक्स फैक्टर ले लिया और उसके साथ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर लेबर का नंबर हम बढ़ाते जाते हैं, लेकिन लैंड की मात्रा को हम फिक्स रखते हैं। तो जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि धीरे धीरे फिक्स फैक्टर का पूरा प्रयोग होना शुरू हो जाता है। तो जब फिक्स फैक्टर का पूरा प्रयोग होना शुरू हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। तो घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने का पहला कारण है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन करने में एक उत्पादन का साधन कैसा होता है, अविभाज्य, इंडिविजिबल होता है। यानी कि यहाँ पर लैंड इंडिविजिबल है, चाहे हम कितना ही प्रोडक्शन करें, लेकिन लैंड जितनी हमारी है वो पूरी लैंड का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे हम उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसका धीरे धीरे पूरा प्रयोग होना शुरू हो जाता है। इस वजह से उत्पादन बढ़ता है, शुरू में उत्पादन बढ़ता है। सेकंड कारण है साधन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन। तो जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, धीरे धीरे फिक्स्ड फैक्टर का जो प्रपोर्शन है वो वेरिएबल फैक्टर के तुलना में कम होता जाता है। कैसे? फिक्स्ड फैक्टर का प्रोपोर्शन वेरिएबल फैक्टर की तुलना में कम होता जाता है। मान लो लैंड हमारी 1 हेक्टेयर ही है, उसके ऊपर जो हम लेबर लगा रहे हैं, पहले 1 लगाई, फिर 2, लैंड हमारी 1 हेक्टेयर ही है, लेबर 2 कर दी, लैंड 1 हेक्टेयर है, लेबर 3 कर दी, लैंड 1 हेक्टेयर है, लेबर 4 कर दी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फिक्स फैक्टर तो हमारा फिक्स ही है, यानी कि 1 हेक्टेयर लैंड ही है, उसके ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर हम बढ़ाते जाते हैं। तो ये जो फिक्स फैक्टर है, लैंड है, इसका प्रोपोर्शन, इसका अनुपात लेबर की तुलना में क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम। तो अनुपात क्या हुआ, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो हमारा जो अनुपात है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर के कंपैरिजन में धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उसका प्रोपोर्शन कम होता जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, धीरे धीरे फिर वैसे कुल उत्पादन तो बढ़ता है और लेकिन उसके बढ़ने की जो दर होती है वो कंपैरेटिवली कम होती जाती है। शुरू में टोटल प्रोडक्शन बढ़ती दर से बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम लेबर के नंबर बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन लैंड हमारे पास उतनी ही है, लैंड का एरिया हमारा नहीं बढ़ता। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, धीरे धीरे कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, फिर धीरे धीरे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम होता जाता है। शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम होता जाता है।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लागू होने का तीसरा कारण क्या है? अपूर्ण स्थानापन्न, यानी कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बढ़ते अनुपात के नियम का लागू होने का तीसरा कारण यह है कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, जैसे फिक्स्ड फैक्टर हमारी लैंड है, लैंड का हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसका कोई स्थानापन्न हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे भूमि जितनी हमारे पास है उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार श्रमिकों की संख्या अधिक लगाकर उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है? क्योंकि भूमि का टुकड़ा तो वही है, उसका एरिया तो बड़ा ही नहीं है, उसी के ऊपर श्रमिकों की संख्या को बढ़ाकर जब हम उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या होता है? कम होता है, और धीरे धीरे मार्जिनल प्रोडक्ट और कम होता जाता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लागू होने के ये 3 कारण हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, नियम का स्थगन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को क्या हम लागू होने से रोक सकते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लागू होने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसको कुछ समय के लिए हम पोस्टपोन जरूर कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम पोस्टपोन किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ समय के लिए किस तरह से स्थगित कर सकते हैं? 2 तरीके से हम पोस्टपोन कर सकते हैं। पहला है उत्पादन तकनीक में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लें, बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें प्रोडक्शन करने के लिए, तो हम इस नियम को लागू होने के लिए कुछ समय तक पोस्टपोन कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ समय के बाद, और कुछ समय के बाद फिर ये नियम लागू होगा अगर हम बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा? बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन भी, उत्पादन भी बढ़ेगा। बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उत्पादन करने की जो लागत है वो भी कम आएगी। और इस नियम को लागू होने से कैसे इस नियम को पोस्टपोन हम कर सकते हैं? सेकंड पॉइंट आता है इफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। अगर साधन पूर्णतया स्थानापन्न है, यानी कि जो हमारा फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हमें उसका स्थानापन्न मिल जाए, उसका यानी कि हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाए, और हम अगर उस सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करें तो हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हमें लैंड का सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो हम उसका और प्रयोग करने लग जाएं, तो उत्पादन कम होने की वजह क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगा, कुछ समय के लिए उत्पादन हमारा बढ़ेगा, और इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने से हम रोक सकते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं? इन 2 तरीकों से कर सकते हैं। बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पोस्टपोन कर सकते हैं, और अगर हमें लैंड का फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट मिल जाए उसका प्रयोग करके इसे हम कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके साथ आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, घटते बढ़ते अनुपात का नियम कंप्लीट हो गया। 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये आ जाता है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग करना है रिटर्न्स टू फैक्टर, डिफरेंट फेजेस, साधन के प्रतिफल की विभिन्न अवस्थाएं। आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर, साधन के समान प्रतिफल, और तीसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, साधन के घटते प्रतिफल। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस है। इन 3 स्टेजेस के बारे में इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली स्टेज आती है साधन के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है? जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ, जैसे लैंड हमारे फिक्स फैक्टर है, जब या कैपिटल हमारी फिक्स फैक्टर है, कोई भी फिक्स फैक्टर ले लो, लैंड ले लो, कैपिटल ले लो, या मशीनरी ले लो, जब हम फिक्स फैक्टर स्थिर साधन के साथ वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उत्पादन शुरू में क्या होता है? बढ़ता है। और जब उत्पादन बढ़ता है तो हम कहेंगे कि बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर इंप्लीमेंट हो रहा है।
और जब शुरू में बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, कुल उत्पादन भी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट कम आती है। तो आपको पता चला फिक्स फैक्टर के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर्स के अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो शुरू में हमारा कुल उत्पादन बढ़ता है, कुल उत्पादन हमारा बढ़ती दर से बढ़ता है। जब कुल उत्पादन हमारा बढ़ता है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर इम्प्लीमेंट हो रहा है, साधन के बढ़ते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है हमारा, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम आती है। कैसे? इसको हम टेबल से और डायग्राम से समझेंगे। मान लो लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 हमने लेबर लगाई। कैपिटल हमारा फिक्स फैक्टर है, पूंजी की मात्रा उतनी ही है, एक एक ही लेबर है, इसको हमने नहीं बढ़ाया। फिक्स फैक्टर कुछ भी हम ले सकते हैं, कैपिटल फिक्स ले सकते हैं, लैंड फिक्स ले सकते हैं, मशीनरी फिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल हमने फिक्स फैक्टर ले लिया। तो जब एक लेबर लगाई और कैपिटल हमने 1 लगाई तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हो रहा है? मान लो 10, ये प्रोडक्शन मान लो हम यूनिट्स में ले लेते हैं, प्रोडक्शन 10 यूनिट हो रहा है। लेबर 2 कर दी लेकिन कैपिटल उतनी की उतनी है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, 25 हो गया, 25 यूनिट्स का हो गया। फिर लेबर हमने 3 की, कैपिटल उतना ही रहा, प्रोडक्शन हमारा 45 हो गया। लेबर 4 कर दी, प्रोडक्शन हमारा 70 हो गया, लेकिन कैपिटल उतनी ही रही। ऐसे 5 लेबर लगाई, कैपिटल उतनी ही रहने दी, तो प्रोडक्शन हमारा 100 हो गया। कहने का मतलब जैसे जैसे हम लेबर की वेरिएबल फैक्टर की इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है। 10 से 25, 45, 70 और 100 हो गया। जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? इसको मैंने डिफाइन किया था। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जब एक एडिशनल वर्कर लगाने से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। एक से जब हमने 2 लेबर कर दी तो 2 लेबर करने से हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? टोटल प्रोडक्ट 10 से 25 हो गए, यानी कि चेंज हमारा आया 15। तो क्योंकि पहले से इससे पहले 1 से पहले हमारे पास लेबर नहीं है, 0 है, तो हमने इसको 10 ही रहने देना है। पहले बार में मार्जिनल प्रोडक्ट हम 10 ही लिखेंगे। दूसरी बार में मार्जिनल प्रोडक्ट कितना लिखेंगे? 10 से 25 हो गया, यानी कि 15 बढ़ गया। फिर 25 से 45 हो गया, ये बढ़कर 20 हो गया। 45 से 70 हो गया, 25 हो गया, और 70 से 30 हो गया, 30 हो गया। तो कहने का मतलब है जब बढ़ते प्रतिफल साधन के बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, और टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और टोटल प्रोडक्शन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। आप देखो 10 से 25 15 बढ़ा, 25 से 45 20 बढ़ा, 45 से 70 25 बढ़ा, यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम आती है। तो इसको हमने डायग्राम से समझना है कि किस तरह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और किस तरह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है और मार्जिनल कॉस्ट कम आ रही है। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको डायग्राम से समझेंगे। हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं नंबर ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं टोटल प्रोडक्ट। पहले हम टोटल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमने वर्कर 1 लगाया, 1 वर्कर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है? 1 वर्कर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हमारा हो रहा है 10। तो ये हमने 20 लिया, इसका हाफ कर लो। 1 वर्कर लगाने पर 10 हो रहा है, 2 वर्कर पर कितना हो रहा है? 2 वर्कर पर हो रहा है 25। तो ये हमारा हो गया 20 और ये 40। 20 और 40 यानी कि 20 का डिफरेंस है, तो इसके 4 पार्ट्स कर दो। तो ये 4 पार्ट्स हम करें तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा कितना हो गया? 2 वर्कर लगाने पर हो रहा है हमारा प्रोडक्शन 25। पहले 10 हो रहा है, फिर हो रहा है 25, फिर उसके बाद 3 वर्कर लगाने पर 45 हो रहा है, तो ये 40 है, इसको थोड़ा सा ऊपर आप कर दो। 3 वर्कर लगाने पर आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, हो सकता है अभी थोड़े से पॉइंट में वेरिएशन मिल जाए, तो ये आपका हो गया 45। 4 वर्कर लगाए तो कितना हो रहा है? 70, ये आपका 60 है, और ये 80 है। सेंटर में ले लो, सेंटर में लोगे तो ये 70 होगा। 4 वर्कर लगाए तो हमारा कितना हो गया? ये 70 हो गया। 5 वर्कर लगाए तो हमारा कितना है? 100, ये आपका 100 है, ये 100 है, और ये वर्कर हो गए
वर्कर है 5, 5 वर्कर पे 100। तो कहने का मतलब है टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। ये टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता है। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर है, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट है। शुरू में जब एक वर्कर लगाया तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, 10 है। एक वर्कर के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका है 10। 2 वर्कर के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, 2 वर्कर के ऊपर है हमारा, 2 वर्कर लगाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका आ गया 15। 3 वर्कर लगाए तो 20 है, ये आपका 3 वर्कर हो गए और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कितना हो गया, 3 वर्कर लगाने पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका हो गया 3 वर्कर लगाए, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा हो गया 20। 4 वर्कर लगाए तो कितना हो गया 25, ये आपके 25 है और ये है 4 वर्कर। 4 वर्कर लगाए तो हमारा आ गया 25 और 5 वर्कर लगाए तो 30 आ गया, ये आपका हो गया 30 और ये हो गए 5 वर्कर। 5 वर्कर लगाने पे 30, यानी कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये अगर आप थोड़ा सा स्केल से करोगे तो ये आपका सीधा आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेरिएशन है, ऐसे बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में स्केल से नहीं किया तो पॉइंट में हो सकता है थोड़ा सा ये वेरिएशन होगी। तो कहने का मतलब है कि जब साधन के बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा इंक्रीज होता है। तो ये आपने पढ़ा। और लेकिन जो हमारी सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो कम होती है। कैसे, अब वही प्रोडक्शन तो हमने वही लिया जो पहले लिया था 10, जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है 10, 25, 45, 70, 100। और टोटल कॉस्ट हमने ली पहले 100 लग रही है, फिर 200, 300, 400, 500। तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होगी, एवरेज कॉस्ट इससे हमारी कम होती है। कैसे, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इस टोटल प्रोडक्ट को ये टोटल प्रोडक्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। 100 को 10 से डिवाइड कर दिया 10, 200 को 25 से डिवाइड कर दिया 8, 300 को 45 से डिवाइड कर दिया 6.6, 400 को 70 से किया 5.71 आएगा, 500 को 10 से किया तो 5। तो एवरेज कॉस्ट देखो हमारी कम होती जा रही है, 10 से 8 हो गई, फिर 6.66 हो गई, फिर 5.71 हो गई, फिर 5 हो गई। एवरेज कॉस्ट हमारी कम होती जाती है। जैसे जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट हमारी कम होती जाती है। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमने नंबर ऑफ लेबर ले लिए 5, एवरेज कॉस्ट आपकी मैक्सिमम 10 तक है तो ये मैंने 10 तक, यानी कि 2 का डिफरेंस ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10। तो जब हमने एक वर्कर लगाया है तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, एक वर्कर लगाने पे हमारी आ रही है एवरेज कॉस्ट, एक वर्कर लगाने पे एवरेज कॉस्ट हमारी आ रही है 10। 2 वर्कर लगाने पे एवरेज कॉस्ट आ रही है, 2 वर्कर लगाए तो एवरेज कॉस्ट हमारी आ रही है 8। 3 वर्कर लगाए तो 6.66, यानी कि 7 नहीं है, 6 और 8 के बीच में 7 हुआ, लेकिन हमने इस 7 से थोड़ा सा नीचे ले लिया तो ये हो गया आपका 6.66। और फिर 4 वर्कर लगाए 5.7, तो ये 4 और बीच का हो गया 5। ठीक है, ये 5.7 है, यानी कि 6 से थोड़ा सा हमने नीचे लेना है, 6 से हमने थोड़ा सा नीचे लिया। 4 वर्कर के ऊपर 5.7 हो गया और उसके बाद जब 5 वर्कर लगाए तो 5 हुआ, तो ये 4 है और ये आपका है 5। 5 वर्कर के ऊपर हमारा कितना हो गया, 5 वर्कर के ऊपर हो गया 5। इन पॉइंट्स को आप मिला दो तो यहाँ से शुरू हुआ, ये है और फिर उसके बाद ये आपका ये आया और ये आया। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, एवरेज कॉस्ट हमारी कम हो रही है। ठीक है, स्केल से करोगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, साधन के बढ़ते प्रतिफल।
अब साधन के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण है? काजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, साधन के बढ़ते प्रतिफल के कारण। बढ़ते प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है? उसका कारण पहला क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर साधनों का पूरा प्रयोग। बढ़ते प्रतिफल का नियम इसलिए लागू होता है कि जो हमारे उत्पादन का स्थिर साधन है, जैसे लैंड है, लैंड का शुरू में जैसे जैसे हम लेबर के नंबर बढ़ाते हैं तो लैंड का धीरे धीरे पूरा प्रयोग होना शुरू हो जाता है। जब लैंड का पूरा पूरा प्रयोग होना शुरू हो जाता है तो प्रोडक्शन शुरू में बढ़ता है। सेकंड है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कार्यकुशलता में वृद्धि। कार्यकुशलता में वृद्धि का मतलब ये है कि जब हम लैंड के ऊपर, लैंड के एक मात्रा के ऊपर हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते जाते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, तो इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। क्योंकि जैसे जैसे वर्कर्स लैंड के ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हर वर्कर वही काम करता है जिस काम को करने में निपुण होता है, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर हमारी बढ़ जाती है। जब श्रम विभाजन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ जाती है, हर वर्कर वही काम करता है जिस काम को करने में वो कुशल होता है, तो इससे क्या होता है, वर्कर ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता है। तो इस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स इम्प्लीमेंट होता है। हर वर्कर अपनी योग्यता के अनुसार काम करता है, जो काम उसको अच्छा आता है वही काम वो करता है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तीसरा कारण है बेटर कोऑर्डिनेशन, साधनों में उचित समन्वय। साधनों में उचित समन्वय का मतलब है कि जो हमारे उत्पादन के साधन जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उत्पादन के कौन से साधन प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लैंड यूज़ कर रहे हैं, लेबर यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों साधन यूज़ कर रहे हैं, या लेबर यूज़ कर रहे हैं, या कैपिटल फिक्स माना तो कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हम उत्पादन के फिक्स और वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, उनका जो तालमेल है, उनका समन्वय है, उनका कोऑर्डिनेशन है, वो धीरे धीरे बेटर होता जाता है। यानी कि उनका प्रपोर्शन, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर कितनी लैंड यूज़ करनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर कितनी कैपिटल यूज़ करनी चाहिए, जो उनका प्रपोर्शन है, धीरे धीरे जब बेटर होने लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में साधन के बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं। तो इसके साथ ही इसके कारण कंप्लीट हो गए। बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने के क्या कारण है, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग इसमें हमने पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, साधन के बढ़ते प्रतिफल का लागू होना। ये जो बढ़ते प्रतिफल है ये कहाँ पर लागू होते हैं? साधन के बढ़ते प्रतिफल अधिकतर इंडस्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री पर भी होते हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। और इसके अलावा जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, जो भूमि जन्य उद्योग हैं, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है जैसे मछली पालन उद्योग, इनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन मेनली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक इम्प्लीमेंट होता है। इनके ऊपर कृषि के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के ऊपर, मछली पालन उद्योग के ऊपर लागू तो होता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। शीघ्र ही इसमें घटते प्रतिफल का नियम लागू होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर इम्प्लीमेंट होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडस्ट्री में मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है और एग्रीकल्चर में तो मशीनरी यूज़ नहीं होती। एग्रीकल्चर में तो हम लैंड यूज़ कर रहे हैं और लेबर यूज़ कर रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर में हम लैंड यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि एग्रीकल्चर है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर निर्भर है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए कृषि के ऊपर और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, कृषि के ऊपर ये नियम लंबे समय तक लागू नहीं होता। इसी तरह से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज पर भी ये नियम, मछली पालन उद्योगों में भी ये नियम बहुत लंबे समय तक लागू नहीं होता। क्योंकि मछली पालन उद्योग में जब हम समुद्र से मछली पकड़ने का काम करते हैं तो धीरे शुरू में तो जो समुद्र के शुरू में जो हम समुद्र के जो कॉर्नर है, जो उसकी बीचेस हैं, उसके उस पे जब हम मछली को पकड़ लेते हैं और कॉर्नर में मछलियां जब सारी हमने पकड़ ली, और मछली को पकड़ने के लिए हमें समुद्र के और अंदर जाना पड़ता है। तो जितना और हम अंदर जाते हैं तो जाने की कॉस्ट तो हमारी ज़्यादा आती है, लेकिन मछलियाँ उतनी नहीं मिलती जितनी समुद्र के किनारे मिलती हैं।
तो लागत ज़्यादा आती है लेकिन मछलियाँ हमें कम मिलती हैं। इसलिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ पर ये नियम बहुत लंबे समय तक लागू नहीं होता। एग्रीकल्चर पे भी बहुत लंबे समय के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो खेती होती है, ज़मीन पे खेती होती है, और जो कृषि है वो प्रकृति के ऊपर ज़्यादा निर्भर होती है। तो प्रकृति अनिश्चित है, इसलिए एग्रीकल्चर पर ये लंबे समय के लिए नियम लागू नहीं होता है। इंडस्ट्री पर ये नियम बहुत लंबे समय के लिए लागू होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में मशीनों का प्रयोग होता है, लेबर हाथ से काम कम करती है, प्रकृति का योगदान इंडस्ट्री में कम होता है। तो इसके साथ हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, यानी कि साधन के समान प्रतिफल। साधन के समान प्रतिफल क्या होते हैं? जब हम वेरिएबल फैक्टर का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, तो कुल उत्पादन क्या होता है? अगर कुल उत्पादन हमारा समान दर से बढ़े, कांस्टेंट रेट से बढ़े, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा समान रहे, तो हम कहेंगे समान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। क्या बताया? कि जब हम एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की मात्रा तो बढ़ाते जा रहे हैं, जमीन हमारा फिक्स फैक्टर है या कैपिटल हमारा फिक्स फैक्टर है, उसके ऊपर हम लेबर की मात्रा तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेबर का नंबर तो बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर ऐसे करने से टोटल प्रोडक्शन हमारा, लेबर की मात्रा बढ़ाने से टोटल प्रोडक्शन हमारा समान दर से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और सीमांत उत्पादन भी समान दर से बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे समान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। कैसे? इसको हम टेबल से समझेंगे। मान लो लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, लेबर 1 2 3 4 5 हमने लेबर लगाई, कैपिटल हमारा फिक्स फैक्टर है, टोटल प्रोडक्शन हमें कितना मिल रहा है? शुरू में 25 मिल रहा है, एक वर्कर लगाया तो 25 मिल रहा है, 2 पर 50 मिल रहा है, 3 पर 75, 100 और 125 मिल रहा है। यानी कि अब देखो, जैसे जैसे हम लेबर की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है। 25 से 50, 75, 100, 125, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। मैंने बताया टोटल प्रोडक्शन हमारा कैसे होता है? टोटल प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, यानी कि हर बार देखो 25-25 बढ़ रहा है, 25 से 50 25 बढ़ा, 50 से 75 25 बढ़ा, 75 से 100 25 बढ़ा, हर बार 25-25 बढ़ रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा समान बढ़ रहा है, यानी कि हर बार 25-25 बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? एक लेबर एडिशनल लगाने से जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। एक लेबर एडिशनल लगाने से टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना बढ़ रहा है? 25 से 50 25, फिर 50 से 75 25, फिर 75 से 100 25, 100 से 125 25, यानी कि हर बार 25 ही बढ़ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से बढ़े, बराबर बढ़े हर बार लेबर बढ़ाने से, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बराबर बढ़े, तो हम कहेंगे साधन के समान प्रतिफल लागू हो रहे हैं। अब इसको हम टेबल से समझेंगे, ये इसको हम डायग्राम, इसी टेबल को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ लेबर हमने 5 तक ली, और यहाँ पर हम टोटल प्रोडक्ट ले रहे हैं, और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले टोटल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमने एक लेबर लगाई तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना है? 25 है। ये एक लेबर है, टोटल प्रोडक्ट हमारा है 25। 2 लेबर लगाई तो कितना है? 2 लेबर लगाई तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया? 2 लेबर लगाने पर ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया 50। 3 लेबर लगाई तो कितना हो गया? 3 लेबर लगाने पर, 3 लेबर लगाई तो ये हमारा हो गया 75, और 4 लेबर लगाने पर हमारा हो गया, जब हमने लेबर 4 लगाई, 4 लेबर लगाने पर हो गया 100, और 5 लेबर लगाने पर, 5 लेबर लगाने पर हमारा हो गया 125। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। इसको आप मिला दो सारे पॉइंट्स को, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है? समान रहता है। एक लेबर लगाई तो भी 25 है, एक लेबर लगाई तो भी 25 है, ये 25 ही रह रहा है, हर बार 25 रह रहा है। एक लेबर लगाई तो भी 25 है, 2 पे भी 25 है, 3 पे भी 25 है, 4 पे भी 25 है, यानी कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो समान रह रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब साधन के समान प्रतिफल लागू होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी ऐसी सिचुएशन में जो हमारी लागत आती है,
लागत भी हमारी जो औसत लागत आती है, औसत लागत हमारी समान आती है। मार्जिनल प्रोडक्ट समान रहता है और औसत लागत हमारी समान आती है। एवरेज कॉस्ट कैसे समान आती है, ये हमने एक टोटल कॉस्ट के लाइन का कॉलम बना लिया। मान लो शुरू में टोटल कॉस्ट 100 आ रही है, एक वर्कर लगाया, एक कैपिटल लगाई 100, 200, 300, 100 हमने बढ़ा दिया। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है और ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो। 100 को 25 से डिवाइड कर दिया 4, 200 को 50 से डिवाइड कर दिया तो 4, 300 को 75 से डिवाइड कर दिया तो भी 4 है, 400 को 100 से डिवाइड कर दिया तो भी 4 है। तो कहने का मतलब एवरेज कॉस्ट हमारी समान रह रही है। एवरेज कॉस्ट हमारी 4 ही आ रही है, तो 4 आ रही है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? एवरेज कॉस्ट हमारी 4 है, तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है? कांस्टेंट है। तो मान लो ये हमने 2 ले लिया और ये हमने ले लिया 4, ये 2 है, ये 4 है, तो ये 4 ही रह रही है, हर बार 4 रह रही है। तो हमने एक ये सीधी लाइन लगा दी, ये आपकी हो गई एवरेज कॉस्ट। एक वर्कर लगाया तो भी एवरेज कॉस्ट इतनी है, 2 लगाया तो भी इतनी है, 3 लगाया तो भी इतनी है, 4 पे भी इतनी है और 5 पे भी इतनी है। एवरेज कॉस्ट हमारी कांस्टेंट हो गई। तो ये मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद हमने पढ़ना है काजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। साधन के समान प्रतिफल के क्या कारण है? ये समान प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है, इसके क्या कारण है? इसका पहला कारण है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। स्थिर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, यानी कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है, यहाँ पर हमने फिक्स फैक्टर क्या लिया था? कैपिटल। जब फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा प्रयोग हो जाता है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर इम्प्लीमेंट होता है। अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर समान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं, कैपिटल है, उसका पूरा पूरा यूज़ होना शुरू हो गया है। और जब फिक्स फैक्टर का पूरा पूरा यूज़ होना शुरू हो जाता है, तो याद रखो मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। फिक्स फैक्टर का अगर पूरा यूज़ होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। दूसरा है आइडियल फैक्टर रेशो, आदर्श साधन अनुपात। आदर्श साधन अनुपात का मतलब है कि जो लेबर और कैपिटल का रेशो है वो क्या मानी जाती है? लेबर और कैपिटल की रेशो आदर्श मानी जाती है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था, लेबर और कैपिटल की रेशो क्या है? लेबर कैपिटल की रेशो 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। तो अब यहाँ पर समान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है, तो ये रेशो क्या मानी जाएगी? 1:1, 2:1, 3:1, क्योंकि हमें हमारा समान दर से उत्पादन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा हर बार समान आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जो इनकी रेशो है, लेबर और कैपिटल की रेशो है 1:1, 2:1, 3:1, ये कैसी है? आदर्श है। यानी कि ये रेशो आदर्श मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में भी मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। जब फिक्स और वेरिएबल फैक्टर की रेशो आदर्श होती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है। तीसरा हमारा कारण क्या है कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर का? मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। परिवर्तनशील साधन का कुशलतम प्रयोग। जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या है? लेबर है। हम लेबर की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो हमने लेबर लगाई है, जितनी भी हमने लेबर लगाई है, यहाँ पर लेबर का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, पूरा पूरा प्रयोग हो रहा है। यानी कि फिक्स्ड फैक्टर का भी पूरा पूरा यूज़ हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर का भी पूरा पूरा यूज़ हो रहा है। जब दोनों फैक्टर्स का पूरा पूरा यूज़ होता है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर इम्प्लीमेंट होता है। और ऐसी सिचुएशन में जब वेरिएबल फैक्टर का पूरा पूरा यूज़ होता है तो भी मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? तो भी मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है। तो इसके साथ कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर के लागू होने के क्या कारण है वो हमारे कंप्लीट हो।